नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय विधायी संभाषण, जो शिव शंभु के चिट्ठे नामक कृति से उद्धृत है, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो यह एक व्यंग्य कृति है शिव शंभु के चिट्ठे। उससे शीर्षक विदाई संभाषण लिया गया है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभु के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय करजन, जो 1899 से 1904 तथा 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, तो वायसराय करजन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा फिर भी ये प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। करजन, वायसराय करजन। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई अर्थात जो अत्याचारी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो इस अंश के माध्यम से लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने ये व्यक्त किया है कि किस प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त किया है कि किस प्रकार से उस समय भारत की जनता शोषित थी, क्षुब्ध थी और दुखी थी। तो पाठ शुरू करते हैं। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड। तो लेखक करजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड, कि है हमारे शासक, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। कि आखिर आपका जो शासन काल है वो भी इस देश में समाप्त हो गया है। अब आप इस देश से अलग होते हैं। तो जब उनका मनपसंद जब एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, तो उन्होंने क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, आवेश में आकर और इस्तीफा दे दिया था। तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि आखिर आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया है। आपका इस देश में शासन का अंत हो गया है। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, अर्थात सभी का एक न एक दिन अंत होना है, यह निश्चित है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, कि चाहे आप अपनी कल्पना के अनुसार आपने ये मान लिया हो कि मैं यहाँ चिरस्थायी हमेशा बना रहने वाला वायसराय हो सकता हूँ, किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपने ही किया था और न इस देश के वासियों ने, कि ये जो समय है हमेशा बने रहने वाला वायसराय का जो समय है वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, या न तो आपने सोचा था और न इस देश के निवासियों ने। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है,
जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो तीसरी शक्ति जो इंगित की गई है वो ब्रिटिश सरकार की तरफ की गई है कि इससे ये जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति है जिस पर भारतीय निवासियों का तो क्या आपका भी काबू नहीं लग रहा है। अर्थात ब्रिटिश सरकार के अधीन ही इन्होंने इस्तीफा दिया था। बिछुड़न समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है, करुणा उत्पन्न करने वाला होता है, शोक उत्पन्न करने वाला होता है बिछड़न का समय। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। तो ये पूरा का पूरा व्यंग्यात्मक हो रहा है, तो उसके दुख के माध्यम से जनता का दुख प्रकट किया जा रहा है। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। तो ये वास्तविकता दर्शाई है कि दूसरी बार भी आप वायसराय चुने गए 1904 से 5, तब भी एक भी भारतीय प्रसन्न नहीं था। वे यही चाहते थे कि आप फिर दोबारा न आवें, पर आप आए और उसने यहाँ के लोगों को और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हो गए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, अर्थात जल्द से जल्द यहाँ से लौट जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। तो उसके प्रति सहानुभूति, व्यंग में सहानुभूति प्रकट की जा रही है कि खुशी की बजाय दुख हो रहा है। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। तो इसी से पता लगता है कि जो बिछुड़ने का समय होता है वो करुणा या शोक को उत्पन्न करने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। तो यहाँ बताया है कि ये जो दृश्य होता है ये बड़ा करुणोत्पादक दृश्य होता है, बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। इसमें वैर भाव नहीं होता और शांत रस का आविर्भाव जन्म हो जाता है। अर्थात बिना वैर भाव किए ही इस देश को आपसे छुटकारा प्राप्त हो रहा है, शांति से ही। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। कि माय लॉर्ड अर्थात लॉर्ड कर्जन का देश या उनका ब्रिटिश राष्ट्र देखने का सौभाग्य लेखक को कभी नहीं हुआ। इससे नहीं जनता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों को क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। कि इसलिए मैं जानता नहीं हूँ कि तुम्हारे देश में बिछड़ते समय लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, लोगों को कैसा महसूस होता है, लेकिन भारत में बिछुड़ते समय जो दृश्य होता है वो करुणोत्पादक होता है। और यहाँ मनुष्य ही नहीं, इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ते समय उदास देखा है। एक बार तो यहाँ उदाहरण दिया गया है अपने काल्पनिक पात्र शिव शंभू के माध्यम से। तो एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को ब्राह्मण को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच किंतु उस दिन वह भूखी ही खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, यहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। अर्थात जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुओं में ही बिछुड़ते समय यह स्थिति हो जाती है, तो मनुष्यों में और अधिक होती होगी। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। अर्थात जो भी बड़े शासक आए हैं उनको एक न एक दिन जाना ही पड़ा है, अपने पद से मुक्त होना ही पड़ा है। तो यह तो एक परंपरा है। आप भी इस परंपरा के अनुसार ही चले हो तो कोई विचित्र बात नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। लेकिन आपका जो शासनकाल रहा है वो दुखांत रहा है।
अर्थात अंत तक दुख प्रदान करने वाला रहा है, दुख का अंत रहा है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। सूत्रधार अर्थात वह है बागडोर संभालने वाला, कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। अर्थात ये स्वयं के लिए कहा है कि तुम्हें भी नहीं पता था कि जो सुखांत जो तुमने समझकर ये खेल आरंभ किया था, ये शासन प्रारंभ किया था, इसका अंत दुख होगा। जिसके आदि में सुख था, कि आरंभ में सुख था और मध्य में सीमा से बाहर सुख था और बीच में भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई थी, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ कि तुम्हें यह भी नहीं पता था कि प्रारंभ में सुख प्राप्त हुआ, मध्य में उससे ज्यादा सुख प्राप्त हुआ और अंत में इस प्रकार से घोर दुख का सामना कैसे हो रहा है। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, कि तुम अपने आप को घमंडी खिलाड़ी समझते हो कि मैं ही दूसरों को लीला दिखा रहा हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। किंतु पर्दे के पीछे और ही लीला में की लीला हो रही है से तात्पर्य है कि ब्रिटिश सरकार यह सब लीलाएं कर रही है। इस बार मुंबई में अर्थात मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे कि अपनी इच्छाएं व्यक्त की थी, इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों या यहाँ के शासकों को वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसको मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा, अर्थात भूखा प्यासा रहकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, कि आपने अपना जो आसन है वो गर्म राख पर रख दिया है। कहने से तात्पर्य है कि अब की बार जो तुमने पंगा लिया है, या फिर कह सकते हैं कि अब की बार जो तुम ब्रिटिश सरकार से भिड़े हो वो शक्तिशाली है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। जबकि भारतीयों को, तुम वायसराय के पद पर रहते हुए भारतीयों को तुमने बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। जिस प्रकार से गर्म तवे पर पानी की बूंद नाचती नाचती समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से तुमने भारतवासियों को भी उसी के समान दुख प्रदान किया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया, कि न तो तुम स्वयं खुशी हुई, न तो तुमको स्वयं को सुख प्राप्त हुआ और न ही प्रजा को। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। कि पहले आपको कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता था और अब आपकी स्थिति क्या हो गई है। वायसराय का पद त्यागने के पश्चात, इस्तीफा देने के पश्चात कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। पहले कितने प्रतिष्ठित थे और अब कितने नीचे गिर गए हो। अलिफ लैला के अलाउद्दीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा अर्थात राजा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। तो ये इन दोनों का उदाहरण देकर कहा है कि जो शान शौकत या प्रतिष्ठा अलाउद्दीन को, अलिफ लैला जो एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, अलिफ लैला के अलाउद्दीन को चिराग रगड़ने पर जो शान प्राप्त नहीं हुई, अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी प्राप्त करने पर जो शान प्राप्त नहीं हुई, उससे ज़्यादा शान तुम्हें दिल्ली दरबार में देखी है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, कि आपकी और आपकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने से निर्मित थी। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की, कि महाराज अर्थात शासक और उनके छोटे भाई
और उनकी पत्नी, शासक के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की कुर्सी थी। आप दाहिने थे और बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे थे, कि पहले आपको रखा गया था, फिर शासक के भाई को। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे, सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, होदा और चंवर वो होता है, होदा बैठने का शासन होता है हाथी के ऊपर, और चंवर जो उस पर बिछाया जाता है उसको कहा जाता है। छत्र, छाता आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे, अर्थात सभी से ऊपर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही की एक दर्जा था, अर्थात सम्मान मिलता था। या तो ईश्वर और एडवर्ड को प्राप्त होता था या फिर आपको। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई है। जंगी लाट अर्थात जंग करने वाली मूर्ति के मुकाबले में आपने पटकनी खाई है, अर्थात परास्त हो गए हो उसके सामने, सिर के बल नीचे आ गए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए हैं, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, अर्थात बेइज्जत होना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके, अर्थात तुमने इस्तीफा देकर ये पद त्याग की धमकी दे दी थी, फिर भी तुम अपना वही मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाए। आप बहुत ही धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास किया था, अर्थात गैर कानूनी कानून पास करते और कन्वोक्शन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल देते थे। यह दिवाला तो देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई, कि इस प्रकार का फैसला हुआ कि सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। और तुम्हारे धीरता और गंभीरता के गुणों के साथ जो तुम दृढ़ता का गुण अपना रखे थे अपने पद को लेकर, उसे भी तुम्हें त्यागना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, अर्थात यहाँ के जो शासक थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, अर्थात राजा महाराजा भी कठपुतली की तरह आपके इशारों पर चलते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी और कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, और बहुत से राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति ही तोड़ फोड़ दिया। कहने से तात्पर्य है कि उनको नष्ट कर दिया। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े पदाधिकारी बन गए, और आपकी ही कृपा से बहुत से जो अयोग्य लोग थे वो भी पदाधिकारी हो गए थे। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई है, अर्थात आपके इस इशारे के कारण ही इस देश की शिक्षा धूमिल हो गई है, स्वाधीनता उड़ गई है और इनकी जो स्वतंत्रता है वो छिन गई है। बंग देश के सिर पर आरय रखा गया, कि बंगाल का विभाजन भी एक दुखद घटना रही है कि उसके सिर पर आरा रखा गया था, तलवार रखी गई थी। कहने से तात्पर्य है कि यह भी एक दुखद घटना रही है, बंग विभाजन भी। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत अर्थात नियुक्त न हो सका, कि तुम्हारा आखिर में यह सम्मान हुआ कि तुम एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त न कर सके। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। और जब उनको अपना यह सम्मान नहीं मानना पड़ा, अर्थात अपने अनुसार ही फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त न हो सका, तो उन्हें अपने आप की बेइज्जती हुई महसूस हुई और गुस्से में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वह इस्तीफा भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उनका रखा हुआ एक भी व्यक्ति सरकार में नौकर नहीं हुआ, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला, बल्कि उन्हीं को इस सरकार से निष्कासित कर दिया गया, पद से निष्कासित कर दिया गया था। तो
इस अध्याय का आधा अंश हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।